कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और जो साथ देता है वह बिना मतलब तो कतई नहीं। सृष्टि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसके पति अविनाश को कोरोना हुआ। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज की इस कहानी का शीर्षक है हम सफ़र भी तुम ही हो। ये लिखी गई है गरिमा पंकज जी द्वारा। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो सृष्टि को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। सृष्टि घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वो खांस भी रहा था। सृष्टि ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। सृष्टि और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर दोनों के साथ ही रहते थे, मगर कोरोना में सृष्टि की जेठानी की मौत हो जाने के कारण सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठती थी। सृष्टि ने जल्दी से माँ को फोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा यह समय बहुत ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना मैं उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तो ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले और दवाएं शुरू कर दे। तो सृष्टि कहती है, हाँ माँ, वो तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत नहीं सही चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। सृष्टि ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इसी बीच अविनाश की हालत ज्यादा खराब होने लगी और वह उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वाले कोरोना के डर से लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तब सृष्टि ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सब ने कोई न कोई बहाना बनाया और अकेली सृष्टि पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह सृष्टि खुद को बचाते हुए पति के लिए भाग दौड़ करने लगी। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती, तो कभी खाना लेकर आती, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती, कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत भी नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने एक पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ही खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास से अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा था। संस्कृत ने उसके मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं क्या यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? उस युवक ने कहा, मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया था कि नोएडा में उसकी एक शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वो मुझे दे देगा। अभी मैं जाने की ही सोच रहा था। लाइए, आप पर्ची दे दीजिए, मैं अपने साथ आपकी भी दवाएं ले आता हूँ। सृष्टि बोली, अरे बहुत मेहरबानी होगी आपकी, सुबह से मैं इसके लिए बहुत परेशान हो रही थी।
पसीना पोंछते हुए सृष्टि ने कृतज्ञ स्वर में कहा। उस युवक ने कहा, अरे नहीं नहीं, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, बस इतना शुक्र मनाइए कि वो दवा वहां से मिल जाए। इतना कहकर वह युवक वहां से चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद वो लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई। सृष्टि ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, कितने की है? सृष्टि का चेहरा खिल उठा। उस युवक ने कहा, अरे पैसे नहीं, पैसे कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ये दवा मरीज को। उस दिन से दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और सृष्टि पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। सृष्टि जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती थी तो वह युवक, जिसका नाम प्रतीक था, वह लेकर आता और सृष्टि को घर छोड़ कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन 2 दिनों में 2 अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत कर रहा था। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। पूरे दिन वह कड़ी धूप और गर्मी में लाइन लगाकर आखिरकार वह सिलेंडर ले ही आया। उस दिन सृष्टि ने पूछा, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, इतना ख्याल क्यों रखते हैं मेरा? मैं तो आपकी कुछ लगती भी नहीं। उस युवक प्रतीक ने जवाब दिया, देखो, पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हमसफर नहीं हैं तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूं। आपकी तकलीफ देखकर मुझे भी दुख होता है। बस किसी तरह से आपकी मदद करना चाहता हूं। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी। धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी बिगड़ती गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब भी हो गए थे। बदहवास सी सृष्टि ने प्रतीक को फोन लगाया तो पता चला उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। प्रतीक ने कहा, आप चिंता ना करो सृष्टि जी, मैं अपने भाई को जिस हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहां पे इसकी सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रूंधे गले से सृष्टि इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो और कोई होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों, परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था। केवल आप ही हैं, जिसे 4 से 6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है जैसे मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नजर से सृष्टि की तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट करके चला गया। सृष्टि के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक के साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इस तरह 2-3 दिन और गुजरे। अविनाश की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह सृष्टि को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई। एक पल में सृष्टि को लगा जैसे वो अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया हो। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी ना ला सकी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी ठीक नहीं था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति का अंतिम संस्कार कैसे करे।
इस वक्त भी प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने सृष्टि को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान घाट ले जाने का सही से इंतजाम कराया। सृष्टि के साथ वह शमशान घाट तक गया, फिर सृष्टि को उसके घर छोड़ने गया। सृष्टि लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाही तो जरूर करेगी और तबीयत तो और खराब हो जाएगी। तब प्रतीक ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। सृष्टि के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर सृष्टि को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। सृष्टि को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि सभी चीजों का इंतजाम कर कर वो वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब सृष्टि थोड़ा सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो उसे प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फोन नंबर ही था उसके पास। उसने तुरंत फोन मिलाया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। सृष्टि घबरा उठी। वो प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो सका। 2-3 घंटे वो लगातार फोन ट्राई करती रही, मगर फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं रह गया। कुछ सोचकर वह उसी हॉस्पिटल पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूमकर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर प्रतीक कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करें। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे सृष्टि की अच्छी जान पहचान हो गई थी। सृष्टि के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। सृष्टि उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा था। सृष्टि दौड़कर नर्स के पास गई। उसे देखकर नर्स ने दुखी होकर कहा, सॉरी बेबी, हम आपके पति को नहीं बचा पाए। सृष्टि ने जवाब दिया, जो लिखा था अम्मा वह तो हो गया। आप ये बताओ, प्रतीक याद है आपको? जो अक्सर मेरे साथ होता था, उसके भाई का इलाज यहीं चल रहा था। उस नर्स ने जवाब दिया, हाँ बेबी, उसके भाई की भी डेथ हो गई थी। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना हो गया है। और जानती हो, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? बहुत एक्साइटेड होकर सृष्टि ने पूछा। नर्स ने जवाब दिया, हाँ पहचानती हूं ना, तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, अकेला है वो। सृष्टि ने कहा, मैं हूं ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवाती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद सृष्टि पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टर से उसकी तबीयत का हर वक्त जानकारी लेते रहना। वह पूरे काम पूरे उत्साह से कर रही थी। इसी बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म भराया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। सृष्टि कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली स्थान पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया और क्लर्क को कागज थमाकर वो खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार शुरू हो गया और उसे वापस कोविड वार्ड पर शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों के लगातार सुधार होने पर रिपोर्ट निगेटिव भी आ गई और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इतने दिनों तक
सृष्टि ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रतीक की सेवा करती रही। डिस्चार्ज वाले दिन वो बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर ले आई। प्रतीक ने टोका तो सृष्टि ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और इसलिए मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही होगा। बहुत ही घबराते हुए प्रतीक ने कहा, मगर सृष्टि, लोग क्या कहेंगे? सृष्टि ने जवाब दिया, लोगों का क्या है प्रतीक, जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है, इसमें गलत ही क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। सृष्टि ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन सृष्टि ने जी भर कर प्रतीक का ख्याल रखा और हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। सृष्टि एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे प्रतीक ही पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में सृष्टि ने प्रतीक के हाथों को थामकर कहा, जो बात मैंने अनजाने में उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप दे सकते हैं प्रतीक? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में स्वीकार हूं? प्रतीक ने कहा, मुझे लगता है सृष्टि कि अब यह बात कहना फिजूल है। सृष्टि ने घबराते हुए कहा, मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे, तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता, कहकर प्रतीक ने सृष्टि को गले से लगा लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको और भी अच्छी कहानियाँ समय पर मिलती रहें। गुड डे।